हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशलिज्म जो ये वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है या की फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सोशलिज्म बेसिकली इज़ अबाउट सोशल इक्वालिटी। ठीक है, या फिर एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात की जाती है सोशलिज्म में। सोशलिज्म जो एक आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। ठीक है, कैपिटलिज्म। और दूसरी बात बताई गई कि भाई इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी। इसके लिए सोसाइटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन इंडिविजुअल। ठीक है, सोशलिज्म इज़ अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके अलावा सोशलिज्म में हम स्टेट कंट्रोल की बात करते हैं, स्टेट कंट्रोल ओवर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ की बात करते हैं। ये कुछ की फीचर्स हैं सोशलिज्म के जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। एज ऑफ सोशल चेंज जो पहला टॉपिक है उसकी बात करेंगे। ओके, एज ऑफ सोशल चेंज जो पहला टॉपिक है, इसमें क्या बताया गया ज़रा देख लेते हैं। तो भाई बता रहा है कि भाई जो आइडियाज़ हैं फ्रीडम और इक्वालिटी के, दे वर सर्कुलेटिंग इन पूरे यूरोप में, सर्कुलेट हो रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से। ठीक है, 18 सेंचुरी के पहले तक जो सोसाइटी थी पूरे यूरोप में, कहीं भी हम देखें तो इट वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, ऑर्डर्स या क्लासेस में लोग बटे हुए थे। ठीक है, जहाँ पे हर जगह एरिस्टोक्रेसी और चर्च जो था वो डोमिनेंट था। ठीक है, उसके पास सोशल इकोनॉमिक पावर थी। बट रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें एकदम से बदलती हुई दिखाई दे रही थी। अब इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, न्यू आइडियाज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। जो लोग पावर कंट्रोल कर रहे थे उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा था। बट कह रहा है कि हर कोई, नॉट एवरी वन वॉन्टेड अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, हर कोई बदलाव नहीं चाहता था। रिस्पॉन्सेज यहाँ पे वेरी करते हैं फ्रॉम दोज पीपल जो कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें नेसेसरी समझते हैं। बट उनका मैं कहना है कि जो भी चेंजेस आने चाहिए वो ग्रेजुअल मैनर में आने चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि क्विक चेंजेस आने चाहिए। इसी बेसिस पे हम उन्हें कंजर्वेटिव, रेडिकल्स और लिबरल्स जो है कहते हैं। ठीक, तो इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिबरल्स की। तो लिबरल इज़ वन ऑफ द ग्रुप जो सोसाइटी में चेंज चाहता है। ठीक है, दूसरी बात, लिबरल्स दे वांटेड अ काइंड ऑफ नेशन दैट टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, रिलीजियस टॉलरेंस पे बेस्ड नेशन की बात करते हैं ये लोग। इसके अलावा ये लोग जो एब्सोल्यूट पावर है, मोनार्की या डायनेस्टिक जो रूलर्स हैं उनके पास जो अनकंट्रोल पावर है, उसको अपोज करते हैं ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। फोर्थ, ये लोग एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक वेल ट्रेंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की डिमांड भी है इनकी। ठीक, इन्हें डेमोक्रेट नहीं माना जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतने फीचर्स ये या इतनी बातें हैं जो लिबरल्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। फिर बात करेंगे रेडिकल्स की। तो रेडिकल्स कह रहे हैं वांटेड अ नेशन जहाँ पे जो गवर्नमेंट हो वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन पे बेस्ड हो, मेजॉरिटी पॉपुलेशन पे बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, इनका कहना है। दूसरा, ये लोग जो है वुमेन, बहुत सारे जो रेडिकल्स हैं वो वुमेन सफरेज मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वोटिंग राइट का जो मूवमेंट है वुमेन का, उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि अनलाइक लिबरल्स दे अपोज्ड प्रिविलेजेस। ये लोग जो है, जो रिच सेक्शन है सोसाइटी का, लैंड ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको जो प्रिविलेजेस मिले हैं उनको अपोज करते हैं। एंड दे आर नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट इनका ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है, बट इनका कहना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट है ये। ठीक है, फिर आते हैं कंजर्वेटिव्स में। तो कंजर्वेटिव एक ऐसा ग्रुप है जो रेडिकल और लिबरल दोनों के अगेंस्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से कह रहे हैं कंजर्वेटिव्स हैव ओपन देयर माइंड टू फॉर द नीड टू चेंज। इन्हें ये समझ में आ गया कि चेंज इज़ समथिंग जो इनएविटेबल है, उसे रोका नहीं जा सकता। तो चेंज तो आएगा, बट चेंज आएगा तो वो ग्रेजुअल मैनर में आना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, ये लोग जो हैं दे बिलीव इन इस्टेब्लिश जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि चर्च है, मोनार्की है, सोसाइटी या फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहना चाहिए, ऐसा इनका मानना है, इसीलिए इनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। तो जैसे से नए सिटीज़ डेवलप हो रहे थे,
इंडस्ट्रियल रीजन्स भी डेवलप हो रहे थे, साथ में रेलवे का एक्सपेंशन हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन धीरे धीरे हो यहाँ पे कह सकते हैं इट हैड एक्चुअली अकर्ड, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैन वुमेन चिल्ड्रेन मतलब पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स दे वर कमिंग टू फैक्ट्रीज टू वर्क। वर्किंग आवर्स जो थे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, वेजेस पुअर थे, अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन प्रॉब्लम थी, हाउसिंग और सैनिटेशन भी मेजर प्रॉब्लम्स थे। तो इतनी सारी समस्याएं थी और लिबरल्स और रेडिकल्स इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। ठीक, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो थी यहाँ पे वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ थी। इवन लिबरल्स और रेडिकल्स भी जो थे वो प्रॉपर्टी ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स थे। जो भी वेल्थ इन लोगों ने अक्वायर की, गेन की, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करके उन्हें ऐसा लगता था कि भाई इस तरह के एफर्ट को और ज़्यादा इनकरेज किया जाना चाहिए। और जो ट्रू बेनिफिट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो तभी अब अचीव हो पाएगा जब जो वर्कफोर्स है, काम करने वाले लोग हैं, वो हेल्दी और एडुकेटेड होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये लोग यहाँ पे जो है जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों के अंदर एरिस्टोक्रेटिक्स सेक्शन को, उसको अपोज करते हैं ये लोग। इनका मानना है कि भाई इंडिविजुअल एफर्ट को ज़्यादा वैल्यू किया जाना चाहिए, लेबर को ज़्यादा वैल्यू किया जाना चाहिए और एंटरप्राइज को ज़्यादा वैल्यू किया जाना चाहिए। अगर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर किया जाए, पुअर गुड लेबर का मतलब वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो है गरीब आदमी को प्रोवाइड करवाई जाएँ। ठीक है, और जिनके पास कैपिटल है वो फ्री होकर के इन्वेस्ट कर सकें, देन ओनली सोसाइटीज़ वुड डेवलप। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। तो मिड 19th सेंचुरी आते आते सोशलिज्म जो था एक बहुत पॉपुलर आइडियोलॉजी जो है बन जाती है पूरे यूरोप में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अटेंशन अट्रैक्ट करता है ये। ठीक, सोशलिस्ट जो है यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ हैं और वो इसको ही मुख्य एक रूट कॉज मानते हैं सारी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, इंडिविजुअल्स, इनका कहना है कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, बट ये जो प्रॉपर्टी लोग हैं ये सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। दे आर नॉट कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु हैड मेड एक्चुअली दैट प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। यानी जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया है, उनकी परवाह वो नहीं करते हैं। तो इनका कहना है कि भाई इंस्टेड, तो इसलिए सोसाइटी जो है उसको एज अ होल इंस्टेड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना चाहिए और तभी जा कर के जो अटेंशन है कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट पे ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ बात करेंगे वेल नोन जो सोशलिस्ट हैं उनकी। सबसे पहले बात करेंगे रॉबर्ट ओवन्स की। तो रॉबर्ट ओवन जो है वो वेल्स से हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री वर्कर के रूप में इन्होंने काम किया, बाद में इवन वो मैनेजर भी बनते हैं एक फैक्ट्री के 19 की एज में। इन्होंने वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। इन्हें फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म भी कहा जाता है। एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर के रूप में जाना जाता है इन्हें, और इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई यूएसए में, न्यू हार्मनी में, जिसका नाम था न्यू हार्मनी, इंडियाना यूएसए में इन्होंने इसे बनाया। ठीक है, लुइस ब्लैंक की बात करें, दूसरा नाम है ये। तो ये एक काफ़ी फेमस सोशलिस्ट लीडर है फ्रांस के। ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं एंड ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशलिज्म बेस्ड एक नई सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ही वांटेड गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स। इनका मानना है कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए और कैपिटलिस्टिक जो एंटरप्राइजेज उन्हें रिप्लेस करना चाहिए। इनके एफर्ट्स की वजह से हम कह सकते हैं फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ और इन्होंने लेबरर्स को सपोर्ट किया कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए। कार्ल मार्क्स तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर सोशलिज्म के माने जाते हैं। ठीक, इनका कहना है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है और कैपिटलिस्ट जो कैपिटल ओन करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, ठीक, उनका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और कंडीशन जो वर्कर्स की है वो तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट के हाथों में रहेगा। ठीक, वर्कर्स को यहाँ पे कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देना चाहिए और उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी को रूल करना चाहिए। दैट मीन्स एक वर्कर्स रेवोल्यूशन को यहाँ पे ये सपोर्ट करते हैं। मार्क्स का मानना है कि भाई जो वर्कर्स हैं उन्हें जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उससे अपने आप को फ्री करने के लिए एक सोशलिस्ट सोसाइटी फॉर्म करनी चाहिए जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल्ड होगी, और इस सोसाइटी को एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम इन्होंने दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी इंटरनेशनल लेवल पे पूरे यूरोप में
सपोर्ट फॉर सोशलिज्म यानी इंटरनेशनल लेवल पे इस आइडियोलॉजी को ये कैसे पॉपुलर होती है अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट बाय 1870 सोशलिस्ट जो आइडियाज़ थे वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाते हैं, और जो सोशलिस्ट थे अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए या अपने काम को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाते हैं जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है। इवन जो वर्कर्स इंग्लैंड और जर्मनी में थे उन्होंने भी एसोसिएशंस फॉर्म किए। ओके, वर्कर्स जो हैं इंग्लैंड और जर्मनी में भी ये भी यहाँ पे एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। इवन ये लोग फंड्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट वो अपने मेंबर्स को हेल्प कर सकें ख़राब समय में, और वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए यहाँ पे जो डिमांड यहाँ पे उठाते हैं लोग, राइट टू वोट के लिए डिमांड यहाँ पे रेज करते हैं, ठीक है। जर्मनी में भी ये जो एसोसिएशंस थे वर्कर एसोसिएशंस वो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एसपीडी पार्टी के साथ मिल करके काम करते हैं और वहाँ पे उसे पार्लियामेंट्री सीट जीतने में मदद करते हैं। 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे इन लोगों ने मिलकर के ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनाई, ठीक है, और फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये जो आइडियोलॉजी थी बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही थी, पार्टीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था, एसोसिएशंस बन रहे थे, ठीक। इसीलिए हम इसका जो टाइटल है वो है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, ठीक है। अब ये जो इमेज हमारे सामने है ये एक्चुअली में एक इवेंट है जिसका नाम है पेरिस कॉम्यून ऑफ 1871, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखाया गया है, क्या है ये ज़रा समझते हैं इसको। तो पेरिस कॉम्यून जो है 1871 का एक पॉपुलर अपराइजिंग है जो कि पेरिस में होती है मार्च से मई 1871 के बीच में, और ये एक पीरियड था, ये मतलब इस समय क्या होता है कि जो टाउन काउंसिल थी यहाँ पे पेरिस की, इट वाज टेकन ओवर बाय पीपल, लोग जो थे वहाँ के उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया था टाउन काउंसिल को, ठीक है। टाउन काउंसिल को जैसे आज के टाइम पे हम म्यूनिसपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो वो टाउन काउंसिल है, ठीक है। उसको यहाँ पे लोग जो थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया, जिसमें वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और बहुत सारे और लोग शामिल थे। ये अपराइजिंग जो थी किस किस वजह से थी वो भी बताया गया है। इट वाज बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिसकंटेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ फ्रेंच स्टेट, मतलब गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कह सकते हैं, उससे लोग काफ़ी गुस्से में थे या उनसे भरोसा, गवर्नमेंट से उनका भरोसा उठ गया था, तो उसी वजह से ये अपराइजिंग हुई, ठीक है। पेरिस कॉम्यून वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड बाय गवर्नमेंट ट्रूप्स ने इसको क्रश कर दिया, बट स्टिल इस इवेंट को एज सेलिब्रेट किया जाता है सोशलिस्ट जो हैं उनके द्वारा थ्रू आउट द वर्ल्ड एज अ प्रेल्यूड मतलब एक जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस हुए उसका एक प्रेल्यूड के तौर पे इसको माना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट 2 रशियन रेवोल्यूशन की। तो व्हाट इज़ दिस रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली। तो रशियन रेवोल्यूशन एक पीरियड है सोशल और पॉलिटिकल चेंज का रशियन एम्पायर के अंदर, जिसकी शुरुआत होती है 1917 में। मोनार्की फाइनली अबॉलिश यहाँ पे कर दी जाती है और उसकी जगह पे एक सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 2 सक्सेसिव रेवोल्यूशंस होते हैं, एक फरवरी में और एक अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, और फाइनली एक सिविल वॉर। इतना होने के बाद जा करके जो है मोनार्की अबॉलिश होकर के सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनती है। तो इसी को रशियन रेवोल्यूशन कहा गया और यही हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। बात करेंगे रशियन एम्पायर की 1914 में। तो 1914 में रशियन एम्पायर जो था यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी एंड इट वाज रूल्ड बाय टसार निकोलस II, ठीक। एक बड़ा एम्पायर था जो कि यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका जो 3 कॉन्टिनेंट से यहाँ पे स्ट्रेच था, फैला हुआ था, ठीक। एम्पायर में पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और सेंट्रल एशिया के पार्ट्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। बात करेंगे इकोनॉमी और सोसाइटी की। तो शुरुआत 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी रशिया के अंदर वो एग्रीकल्चरलिस्ट थी। लगभग देखा जाए तो 85% जो लोग थे यहाँ पे वो अपनी लिविंग एग्रीकल्चर से अर्न करते थे, ठीक। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को 2 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया थे। क्राफ्ट ज़्यादातर जो प्रोडक्शन वर्क था इट वाज कैरीड ऑन बाय क्राफ्टमैन, बट इसके बावजूद कुछ बड़ी फैक्ट्रीज भी साथ साथ में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। 1890s में और ज़्यादा फैक्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता है, और जो बड़ी फैक्ट्रीज़ थी उनको यहाँ पे गवर्नमेंट सुपरवाइज़ करने का काम करती है, ये इंश्योर करने का काम करती है कि मिनिमम वेजेस और लिमिटेड वर्किंग आवर्स यहाँ पे रहें, ठीक है। वर्कर्स की अगर बात की जाए तो वर्कर्स एक डिवाइडेड सोशल ग्रुप है, वो स्किल के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, ठीक है, पर डिविजन्स होने के बावजूद भी वो यूनाइट हो जाते हैं जब उन्हें स्ट्राइक वगैरह ऑर्गेनाइज करनी होती है, ठीक है। पीजेंट्स
की बात की जाए तो पीजेंट्स ज़्यादातर जो ज़मीन है उस पर कल्टिवेशन पीजेंट्स करते हैं, बट ज़मीन के जो ओनर्स हैं वो नोबल्स हैं या जो क्राउन से एसोसिएटेड लोग हैं। चर्च के पास काफ़ी ज़्यादा सारी ज़मीन है, प्रॉपर्टीज़ है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पुटअप किया जाता है उसकी बात करेंगे। वर्कर्स वर आर डिवाइडेड सोशल ग्रुप एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, इसको समझ लेते हैं। तो कुछ जो वर्कर्स थे कह रहे दे हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद विलेज, और कुछ जो थे वो परमानेंटली सिटीज़ में सेटल हो गए थे। वर्कर्स स्किल के बेसिस पे डिवाइडेड थे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि मेटल वर्कर जो थे वो दूसरे वर्कर्स में अपने आप को एरिस्टोक्रेट मानते थे। क्यों मानते थे उसके उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि उनका जो काम था उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की रिक्वायरमेंट थी। ठीक, वुमेन इवन कॉन्स्टिट्यूट 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर, और बट स्टिल उनको जो पेमेंट किया जाता था वो कम किया जाता था देन दैट ऑफ मैन। डिवीजन वर्कर्स के बीच में उनके ड्रेस और मैनर्स में भी देखने को मिलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीजेंट्स। ये भी एक बढ़िया सवाल है, इसको देख लेते हैं। जो रशियन पीजेंट्स थे दे वर बाउंड टू देयर लैंड, मतलब उनके राइट्स लिमिटेड हैं, वो ज़मीन से बंधे हुए हैं। ठीक, वो कभी ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते, उस पर खेती खाली कर सकते हैं। ठीक है, बट यूरोपियन जो पीजेंट्स थे उनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी थी, ज़्यादा आज़ाद थे, वो इवन ज़मीन के मालिक भी बन सकते थे। दूसरी बात बताई गई कि जो पीजेंट्स रशिया के अंदर थे, ठीक, दे वांटेड वो क्या चाहते थे कि जो नोबल्स के पास ज़मीनें हैं वो उनसे लेकर के किसानों को दे दी जाएँ, पीजेंट्स को दे दी जाएँ। और अक्सर देखा जाता था कि भाई वो रेंट वगैरह पे करने से मना कर देते थे, और इवन पीजेंट्स ने कई बार कई लैंडलॉर्ड्स को यहाँ पे मार भी दिया। ठीक, बट वो नोबल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते थे एक्चुअली में। बट यूरोप में ऐसा नहीं था, यूरोप में पीजेंट नोबल्स को रिस्पेक्ट करते थे और इवन उनके लिए फाइट भी करते थे। ठीक है, रशियन पीजेंट्स की बात की जाए तो तीसरी बात बताइए, रशियन पीजेंट्स जो है कॉम्युनल अरेंजमेंट्स में रहते हैं जिन्हें मीर्स कहा जाता है, जहाँ पे लैंड का पीरियोडिकल बेसिस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जबकि ऐसी कोई प्रैक्टिस यूरोप के अंदर नहीं है। ठीक है, तो 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आपको बताए गए। अब आ जाते हैं सोशलिज्म इन रशिया या जो सोशलिज्म का मूवमेंट रशिया में चला वो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक, तो 1914 के पहले तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रशिया में जो है लीगल नहीं थी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे लीगल नहीं थी रशिया के अंदर 1914 के पहले तक। 1898 में जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक मिलकर के पार्टी बनाई जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे बेस्ड थी। कुछ रशियन सोशलिस्ट जो थे उनका मानना था कि जो रशियन पीजेंट्स हैं उनका जो एक कस्टम है ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली, वो उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बनाता है। थ्रू आउट 19th सेंचुरी जो सोशलिस्ट थे वो काफ़ी एक्टिव थे कंट्री साइड में, और उन्होंने एक सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाई 1900 में। ठीक, इस पार्टी ने पीजेंट राइट्स के लिए काफ़ी काम किया और ये डिमांड रेज की कि भाई जो लैंड नोबल्स के पास है इट शुड बी ट्रांसफर टू पीजेंट। फाइनली ये जो पार्टी थी ये डिवाइड हो जाती है ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो ग्रुप्स में, जिन्हें हम कहते हैं बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। इनके बारे में अभी हम आगे डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, लेनिन जो कि बोल्शेविक ग्रुप को लीड करते हैं, उनका मानना है कि भाई जो टेसारिस्ट रशिया है वहाँ पे जो पार्टी होनी चाहिए वो बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए, और उसकी जो मेंबरशिप है वहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी को कंट्रोल करना चाहिए। जबकि मेंशेविक जो दूसरा ग्रुप है, ठीक, उसका मानना है कि जो पार्टी मेंबरशिप है वो शुड बी ओपन टू ऑल। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के ये डिवीज़न यहाँ पे इस पार्टी में हो जाता है। अब बात करेंगे बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में डिफरेंसेस की। ठीक है, तो बोल्शेविक्स जो है वो एक रेडिकल रेवोल्यूशन चाहते हैं दैट वाज लेड बाय वर्किंग क्लास, जबकि मेंशेविक्स जो है वो एक ग्रेजुअल चेंज की बात करते हैं और ये मिडिल क्लास के साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बोल्शेविक्स जो ग्रुप है उसको लेनिन लीड करते हैं जबकि मेंशेविक को केरेंस्काय लीड करते हैं। तीसरी बात है कि भाई ये एक डिसिप्लिन पार्टी की बात करते हैं बोल्शेविक, और इनका कहना है कि जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिटी क्वांटिटी को कंट्रोल करना चाहिए, जबकि इधर मेंशेविक जो है वो एक ऐसी पार्टी चाहते हैं जहाँ पे मेंबरशिप सभी के लिए ओपन हो। ठीक है, अगली बात है कि भाई जो बोल्शेविक्स हैं ये मेजॉरिटी सोशलिस्ट ग्रुप है, जबकि मेंशेविक्स जो है माइनॉरिटी सोशलिस्ट ग्रुप है। अब आ जाते हैं 1905 रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो रशियन जो रेवोल्यूशन है 1905 का, इसको हम फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, या दिस वाज अ रेवोल्यूशन इन रशियन एम्पायर जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 1905 को होती है, और इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे सेटअप होती है। ठीक है, अंडर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1906।
रेवोल्यूशन में बहुत सारे यहाँ पे जो है पॉलिटिकल और सोशल जो है चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्राइक्स, वर्कर स्ट्राइक्स, पीजेंट रिवोल्ट्स, ठीक है, कई सारे वर्कर स्ट्राइक्स, पीजेंट रिवोल्ट्स, मिलिट्री म्यूटिनीज देखने को मिलते हैं अगेंस्ट टसार, निकोलस टू एंड जो दूसरे ऑटोक्रेट्स हैं, ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स हैं, ठीक है, या ग्रुप है। दे वर फोर्स टू स्टैब्लिश्ड स्टेट डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ राइट्स वगैरह यहाँ पे ग्रांट करने की बात की जाती है, जो कि बाद में सारी चीज़ें लगभग अंडरमाइन हो जाती हैं, ठीक। रशिया एक ऑटोक्रेसी था, रशिया में ऑटोक्रेसी थी इवन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक। जो तसार थे यहाँ पे, ही वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है। 1905 का जो रेवोल्यूशन होता है, इसमें रशिया अलॉन्ग विद सोशल डेमोक्रेट एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज, पीजेंट्स वगैरह के साथ मिल करके काम करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड यहाँ पे रेज की जाती है, ठीक है। 1904 की बात करेंगे तो 1904 का जो ईयर था ये काफ़ी बुरा साल था, बैड ईयर था रशियन वर्कर्स के लिए। प्राइजेज एसेंशियल गुड्स के काफ़ी तेज़ी से, रेट ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था और वेजेस डिक्लाइन कर गए थे लोगों के, ठीक। मेंबरशिप वर्कर, इसी के चलते मेंबरशिप जो वर्कर एसोसिएशंस की थी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और एक घटना होती है यहाँ पे कि 4 मेंबर जो थे, एक असेंबली रशियन वर्कर्स की थी, उसके जो 4 मेंबर्स थे उन्हें यहाँ पे पोलिटोव आयरन वर्क फैक्ट्री से हटा दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, और इसके बाद एक कलेक्टिव इंडस्ट्रियल एक्शन देखने को मिलता है। अगले कुछ दिन तक लगभग 1,10,000 वर्कर जो हैं यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे वो वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने की डिमांड रेज करते हैं, और वेजेस को इंक्रीज़ करने की डिमांड रखते हैं, और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की डिमांड रखते हैं, ठीक है। ब्लडी संडे एक इवेंट है, इसकी बात करेंगे तो ब्लडी संडे या रेड संडे भी कहा जाता है इसको। इट इज़ कह सकते हैं कि वॉज अ सीरीज ऑफ इवेंट ऑन 22 जनवरी 1905 सेंट पीटर्सबर्ग में, जब कुछ डेमोन्स्ट्रेटर जिन्हें फादर ग्रेगरी गैपन लीड कर रहे थे, जो कि एक्चुअली में एक रशियन ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट हैं ऑफ यूक्रेनियन डिसेंट एंड एक पॉपुलर वर्किंग क्लास लीडर भी इनको आप कह सकते हैं, ठीक। दे वर फायर्ड अपॉन बाय सोल्जर्स, ठीक है, ओके। जब ये लोग विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे तो इनके ऊपर यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो फायरिंग कर देते हैं, ठीक है। प्रोवोक्ड पब्लिक आउटरेज एंड सीरीज ऑफ, अब जो भाई जो पब्लिक थी वो भी गुस्सा आ जाती है, भड़क जाती है, और इसके बाद काफ़ी मैसिव स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये जो मैसेकेयर था, ठीक है, बिकॉज ऑफ फायरिंग यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो ये जो मैसेकेयर था ब्लडी संडे का, इसको इवन हम 1905 का बिगनिंग, रेवोल्यूशन का बिगनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। तो 1914 में एक वॉर की शुरुआत होती है दो यूरोपियन अलाइंसेस के बीच में। फर्स्ट अलाइंस जो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की का था, जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता है, और फ्रांस दूसरा है, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, जिसमें बाद में इटली और रोमानिया भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। रशिया की एंट्री की अगर बात करें तो रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर करता है, एक जो उसका स्लाविक एली मतलब साथी था सर्बिया, उसके सपोर्ट में एंटर करता है। मुद्दा ये था भैया कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी था उसने यहाँ पे सर्बिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की, फॉलोइंग असैसिनेशन ऑफ इट्स नेक्स्ट लीगल हायर। बेसिकली सर्बिया के कुछ रेवोल्यूशनरीज़ ने ऑस्ट्रिया हंगरी का जो नेक्स्ट हायर था, उत्तराधिकारी था, उसको मार दिया था। उसी के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की, और सर्बिया के सपोर्ट में रशिया को यहाँ पे वॉर में एंटर करना पड़ा, ठीक है। रशिया की बात करें तो भाई वॉर इनिशियली जो था यहाँ पे कह रहे पॉपुलर था, लोग टसार निकोलस टू को सपोर्ट कर रहे थे, बट जैसे से आगे वॉर बढ़ती है, जो टसार थे ही रिफ्यूज़ टू कंसल्ट द मेन पार्टीज़ इन डूमा, और धीरे धीरे सपोर्ट जो है यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं यहाँ पे रशिया के अंदर, ठीक। ये चीज़ देखी भी जा सकती है इस बात से कि जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम का शहर था, वो एक जर्मन नेम था एक्चुअली में, उसका नाम बदल करके पेट्रोग्राड कर दिया जाता है, ठीक। इवन जो टसारिना एलेक्जेंड्रा थी, ठीक, क्योंकि वो जर्मन ओरिजिन की थी, और उनके जो एक एडवाइज़र थे
रास्पुटिन वो भी जर्मन ओरिजिन के थे। इन लोगों की वजह से ऑटोक्रेसी जो थी वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर रशिया के अंदर हो जाती है। वॉर ऑन ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम वेस्टर्न फ्रंट, इसकी बात करेंगे, ठीक है। वेस्ट में ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, क्वेश्चन है समझ लीजिए इसको। तो वेस्ट में कह रहा है जो आर्मी थी वो ट्रेंचेस से फाइट कर रही थी। ट्रेंचेस मतलब आप समझ लें एक खाई टाइप की जिसमें छुप करके जो है आप लड़ सकते हैं, ठीक है। और ईस्ट में जो है कह रहा है आर्मीज मूव्ड अ ग्रेट डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़, यानी कि ईस्टर्न फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जो डिफीट थी वो काफ़ी शॉकिंग और डीमोरलाइजिंग थी। रशियन आर्मी जो थी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हारती है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1914 से 16 के बीच में। लगभग 7 मिलियन जो है कैजुअलिटीज़ 1917 तक हो जाती हैं, ठीक। जब ये लोग वापस वहाँ से पीछे हटते हैं तो रशियन आर्मी कह रहा है डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट इन एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। मतलब जब ये वापस हटते हैं पीछे तो जो रशियन आर्मी थी उसने क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वापस आते हैं ताकि जो एनिमी सो दैट जो एनिमी फोर्सेस हैं वो उनको उससे कुछ भी सपोर्ट ना मिल पाए, ठीक है। जो क्रॉप्स और बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन होता है इसकी वजह से लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, शरणार्थी जिन्हें आप कहते हैं। इस सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट और टसार को जिम्मेदार ठहराया जाता है और सोल्जर्स भी इवन अब यहाँ पे जो है वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। अब बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन रशियन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। वॉर का इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी सीवियर देखने को मिलता है। रशिया की जो एक तो पहले ही से नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ कम थी यहाँ पे, बट कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम, जो दूसरा जो सप्लाईज आ रहे थे इंपोर्ट कर रहे थे ये बाहर से, वो भी यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है बिकॉज जर्मनी यहाँ पे बाल्टिक सी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से जो है इंपोर्ट से जो चीज़ें आ पा रही थी वो भी नहीं आ पाती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सबसे यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से डिसइंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। रशिया में दूसरे अगर प्लेसेस की कंपेयर में देखें तो इतना ज़्यादा नुकसान होता है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। 1916 में रेलवे लाइंस भी इवन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं। एबल बॉडीड जो मैन थे उन्हें यहाँ पे वॉर में पार्ट लड़ने के लिए बुला लिया जाता है, जिसकी वजह से लेबर शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। स्मॉल वर्कशॉप्स जो हैं जो इसेंशियल्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो शट डाउन हो जाते हैं, ठीक। मेजर जो सप्लाई थी ग्रेन की वो आर्मी को फीड करने के लिए भेजी जा रही थी, जिसकी वजह से जो है सिटीज़ के अंदर जो है ब्रेड और फ्लोर का जो है स्कार्सिटी हो जाता है। और विंटर 1916 में राइट्स यहाँ पे फूड राइट्स कॉमन हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ये इमेज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रशियन सोल्जर्स बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या समझाना चाह रहा है उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो इम्पीरियल रशियन आर्मी थी उसे रशियन स्टीम रोलर कहा जाता था। ये उस समय सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स थी, सबसे लार्जेस्ट आर्म फोर्स थी पूरे वर्ल्ड में। और जब इसकी लॉयल्टी यहाँ पे शिफ्ट होती है और ये रेवोल्यूशनरीज़ को सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो वहीं से हम कह सकते हैं कि जो टसार की पावर थी वो कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। अब यूनिट 3 की बात करेंगे, फेब्रवरी रिवोल्यूशन पेट्रोग्राड। एक स्टेटमेंट आता है यहाँ पे बिगनिंग में कि इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड व ग्रिम, ठीक। एक्चुअली पेट्रोग्राड जो सिटी थी उसका जो लेआउट था वो कुछ इस तरह का था कि वो लोगों के बीच में डिविजन्स क्रिएट करता था, ठीक है। वर्कर क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज जो थे वो राइट बैंक में, एक रिवर है यहाँ पे रिवर नेवा, उसके राइट बैंक पे वर्कर क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थे, जबकि लेफ्ट साइड पे फैशनेबल एरियाज़, विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, ठीक है। 1917 में यहाँ पे फूड शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है वर्कर क्वार्टर्स में, ठीक। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि ठंड उस बार बहुत ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पे कम होता है, ठीक। पार्लियामेंटेरियन जो थे वो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व करना चाहते थे और उन जो टसार का जो डिज़ायर था, इच्छा थी डूमा को डिसॉल्व करने की, उसको ये लोग अपोज कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं मेजर इवेंट्स ऑफ फेब्रवरी रेवोल्यूशन। तो पहले तो हमने ऑलरेडी बात की कि 1917 विंटर में जो कंडीशन थी पेट्रोग्राड में वो काफ़ी सीवियर थी, सीरियस थी, टेंस थी, ठीक। फूड शॉर्टेज वर्कर क्वार्टर्स में फेस कर रहे थे वो लोग, ठीक। दूसरा इवेंट होता है 22 फरवरी को, एक लॉकआउट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, फैक्ट्री बंद करवा दी जाती है राइट बैंक पे, जिसकी वजह से अगले ही दिन लगभग 50 फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक। और ये जो स्ट्राइक्स थी ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ के अंदर देवर लेड बाय वुमेन,
और इसीलिए इसको यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। जब जैसे जैसे हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, उन्हें यहाँ पे वर्कर्स घेर रहे थे, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। ठीक, 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया और पॉलिटिशियंस भी इसके खिलाफ हो गए। ठीक है। 27 को पुलिस हेडक्वार्टर पे यहाँ पे जो है अटैक कर दिया जाता है। कैवलरी को बुलाया जाता है यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन को, बट कैवलरी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर जो है फायर करने से मना कर देती हैं। एक ऑफिसर को यहाँ पे इवन जो है किसी एक बैराक में जो सोल्जर्स थे उन्होंने मार दिया, और दूसरे रेजिमेंट्स में भी इस तरह की म्यूटिनीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पे सोल्जर्स जो थे वो वोट करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं वर्कर्स को, और एक साथ मिल करके वर्कर्स और सोल्जर्स मिल करके पेट्रोग्राड सोवियत बना लेते हैं। ठीक है। सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स जो थे, इन्होंने मिल करके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई टू रन द कंट्री। ठीक है। तो मेजर यहाँ पे हम कह सकते हैं फेब्रवरी रेवोल्यूशन का जो आउटकम था वो कि जो मोनार्की थी उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाती है। ठीक, इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या था फेब्रवरी रेवोल्यूशन का, उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन थे पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन पे, उनको हटा दिया जाता है। पेट्रोग्राड के जैसे सोवियत लगभग हर जगह सेटअप हो जाते हैं। ठीक, दूसरा सोल्जर कमिटीज़ फॉर्म होती हैं आर्मी के अंदर, बोल्शविक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पे बना ली जाती है। ठीक, पीजेंट और सोशलिस्ट लीडर्स यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन और लैंड की डिमांड करते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो लेनिन की जो एक अप्रैल थीसिस है, इट इज़ एक्चुअली अ सीरीज ऑफ 10 डायरेक्टिव्स। 10 डायरेक्टिव्स हैं जो बोल्शविक लीडर लेनिन ने यहाँ पे इशू किए थे। ठीक है। जब वो यहाँ पे 1917 में वापस आते हैं, ठीक, पेट्रोग्राड वापस आते हैं स्विट्ज़रलैंड से, अपने एग्जाइल से स्विट्ज़रलैंड से वापस आते हैं। ठीक, तो ही एंड बोल्शविक, शुरुआत से ही ये और बोल्शविक्स जो थे, लेनिन और दूसरे बोल्शविक लीडर्स वॉर को अपोज कर रहे थे। ठीक, और अब उनका मानना था कि भाई सोवियट्स को यहाँ पे पावर अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ही उनका कहना था कि वॉर शुड बी ब्रॉट टू क्लोज, दूसरा लैंड शुड बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। एक और बात इन्होंने कही कि बोल्शविक पार्टी का नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। ठीक है। अब बात करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन की। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट था प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में और बोल्शविक्स के बीच में बढ़ता जा रहा था। ठीक है। लेनिन का मानना था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप अज्यूम कर लेगी, तो इसी को लेकर के डिस्कशन शुरू होते हैं कि एक अपराइजिंग प्लान की जाती है गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन यहाँ पे पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शविक पार्टी को अग्री कर लेते हैं टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। ठीक है। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जाती है इस काम को करने के लिए अंडर लियोन ट्रॉट्स्काय। ठीक है। अपराइजिंग की शुरुआत होती है 24 अक्टूबर को। ठीक, खतरा देखते हुए प्राइम मिनिस्टर जो केरेंस्काय थे, ठीक, वो ट्रूप्स को कॉल करने के लिए ट्रूप्स को कॉल करते हैं। ठीक है। आगे क्या होता है, बाय डॉन, एट डॉन, जो मिलिट्री मैन थे वो दोज वर लॉयल टू गवर्नमेंट, ठीक, उन्होंने यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स को, दो न्यूज़पेपर, बोल्शविक न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को सीज कर लिया। जो इसके अलावा जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे, दे वर सेंट टू प्रोटेक्ट द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक, औरोरा जो शिप थी, इट शेल्ड विंटर पैलेस, जबकि दूसरे जो शिप्स थे उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट से उनको टेक ओवर कर लिया। रात शाम होते होते सिटी जो थी वो कमेटी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के अंडर कंट्रोल में थी और मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया था। ठीक, ऑल रशियन कांग्रेस में भी जो बोल्शविक्स एक्शन था उसको सही ठहराया जाता है और इसके बाद एक हैवी फाइटिंग मॉस्को में देखने को मिलती है। ठीक, और बाय दिसंबर बोल्शविक्स के पास यहाँ पे मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया जो है उनके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन का मेजर इम्पैक्ट क्या था भाई, ये आउटकम क्या था। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बाद, उसको हटा करके बोल्शविक्स का रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक, इफेक्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और जो बैंक्स हैं उनको यहाँ पे नेशनलाइज कर दिया जाता है, नेशनलाइज्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। दूसरा, लैंड वाज आल्सो डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी। ओल्ड जो एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स है उनको अब बैन कर दिया जाता है।
टू असर्ट द चेंज, जो बदलाव आया था उसको दिखाने के लिए कुछ न्यू यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन किए जाते हैं आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए। ठीक, रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन जाता है। ट्रेड यूनियंस जो थे देवर कंट्रोल्ड बाय पार्टी। ठीक है, बोल्शविक पार्टी का नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाता है। और कुछ सीक्रेट पुलिस एसोसिएशंस, जैसे कि नाम दिया है चेका फर्स्ट, OGPU, NKVD वगैरह, ये बनाए जाते हैं टू पनिश ऑल दोज जो बोल्शविक्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सिविल वॉर की। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि भाई दो रेवोल्यूशंस होते हैं, एक अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है और एक आपका फेब्रवरी रेवोल्यूशन होता है। इन दो रेवोल्यूशंस के बाद एक सिविल वॉर होती है, तब जाकर के सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनती है। तो हमने अक्टूबर और फेब्रवरी रेवोल्यूशन की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे सिविल वॉर की। ठीक है, रशियन जो सिविल वॉर है, एक कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली जो रशिया में देखने को मिलता है 1918 से 23 के बीच में, जहाँ पे हम देखते हैं दो, एक तो रेड आर्मी जिन्हें बोल्शविक कहा जाता है, देवर फाइटिंग अगेंस्ट द ग्रीन्स। ठीक है, ग्रीन्स यानी कि सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरीज हैं। ठीक है, ओके, सोशल रेवोल्यूशनरीज हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, एंड वाइट्स जो प्रो टसारिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। जब बोल्शविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर किया तो रशियन आर्मी जो है यहाँ पे ब्रेक होने लगती है, क्योंकि सोल्जर्स ज़्यादातर पीजेंट्स थे और वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट लेने के लिए अपने घर जाना चाहते थे। ठीक, नॉन बोल्शविक जो थे उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। ठीक है, और उन्होंने बोल्शविक अपराइजिंग को यहाँ पे कंडेम किया। ठीक, उनके जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया चले जाते हैं और ट्रूप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं बोल्शविक्स से फाइट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ सिविल वॉर में। कॉजेज़ के पीछे 3 कॉजेज़ बताए गए यहाँ पे। पहला, बोल्शविक्स ओवरथ्रू, एक तो रशियन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनको इन्होंने हटा दिया था। दूसरा, बोल्शविक्स सीजर ऑफ पावर वाज नॉट यूनिवर्सली, हर किसी को ये बात, इनका जो बोल्शविक्स का काम करने का जो तरीका था, जिस तरह से उन्होंने पावर सीज़ की थी, वो तरीका उन्हें सही नहीं लगा। तीसरी बात, सोल्जर्स थे, बहुत सारे सोल्जर्स ने रेड आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, जबकि जो दूसरे थे वो लेनिन के जो कम्युनिस्ट रेजाइम था, ठीक है, उसके अगेंस्ट थे, उन्होंने वाइट आर्मी भी बना ली थी। ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स ने अगर रेड आर्मी को ज्वाइन किया था तो दूसरे जो उनके अगेंस्ट थे उन्होंने वाइट आर्मी बना ली थी। ठीक है, आउटकम की बात करें तो रेड आर्मी एक्चुअली वोन दिस वॉर, सिविल वॉर ये जो हुआ है इसमें बोल्शविक ग्रुप जीत जाता है और फाइनली उसने एक सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन किया। ठीक, वॉर की वजह से मिलियंस ऑफ डेथ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर सिविलियंस मारे जाते हैं। रशियन इकोनॉमी पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद हो जाती है, फैक्ट्रीज़, ब्रिजेस, माइंस वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। ओके, मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। सो बोल्शविक्स किस तरह से इन्होंने एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई वो बात बताई गई है। तो बोल्शविक्स का रूल स्टैब्लिश होने के बाद क्या मेजर्स इन्होंने अडॉप्ट किए सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, उनकी बात करेंगे। बोल्शविक्स नेशनलाइज इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स, पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरा, उन्होंने कॉन्फिस्केटेड जो लैंड थी उसको यूज़ किया ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि किस तरह से जो व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। ठीक है, कलेक्टिव वर्क क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है वो समझाने के लिए कन्फिस्केट लैंड को यहाँ पे यूज़ किया। अगला, सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई, 5 ईयर प्लान्स बनाए गए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने सारी जो चीज़ें थी उनके प्राइजेस फिक्स कर दिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया। अरेंजमेंट्स इसलिए किए गए सो दैट फैक्ट्री जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो भी यूनिवर्सिटीज़ में एंटर कर सकें। इसके अलावा क्रेचेज यानी केयर हाउसेज वगैरह बनाए गए फैक्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे जो बच्चे हैं उनको रखा जा सके देखभाल के लिए। ठीक है, चीप पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर्कर्स के लिए बनाए गए। ठीक है, अब बात करेंगे स्टालिनिज्म की। स्टालिनिज्म एक्चुअली में मेथड ऑफ रूल है, तरीका है रूल करने का, या कह सकते हैं पॉलिसीज़ हैं जोसेफ स्टालिन की, जो कि सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, लेनिन के बाद बनते हैं। ठीक है, स्टालिन एक्चुअली लेड सोवियत यूनियन फ्रॉम 1924 टू 1953। 1930 बाय 1930 कह सकते हैं कि जो ही कंसोलिडेटेड हिज पावर टू बिकम अ डिक्टेटर। 1924 में वैसे तो ये लीडर बनते हैं, बट 1930 आते आते शुरुआती तौर पे तो ये सही से रूल कर रहे थे, बट बाय 1930 धीरे धीरे इन्होंने डिक्टेटरशिप अज्यूम कर ली। ठीक है, स्टालिन कोडिफाइड
इन्होंने जो कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ थे या जो उनकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है, फिलॉसफी थी, उसका अपना एक इंटरप्रिटेशन इन्होंने निकाला और उसको नाम दिया मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, ठीक है। वाइल द टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम यहाँ पे हम दे सकते हैं स्टालिनिज्म, यानी पूरी तरह से अपनी हिसाब से चीज़ों को चलाना, ठीक है। स्टालिनिज्म में क्या क्या बातें थी उसकी बात करेंगे। इट इंक्लूडेड फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ वन मैन टोटलिटेरियन पुलिस स्टेट, सेकेंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा है थ्योरी ऑफ सोशलिज्म इन वन कंट्री, फोर्थ इज फोर्स कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिफ्थ इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड लास्ट इज कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो स्टालिनिज्म में इंक्लूडेड हैं, उसमें आती हैं, ठीक। अब बात करेंगे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। तो स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, ये एक फोर्स्ड पॉलिसी थी दैट कंबाइंड इंडिविजुअल फार्म्स को मर्ज करके, मिला करके स्टेट ओन्ड कलेक्टिव फार्म्स में कन्वर्ट करना ज़बरदस्ती, ठीक है। इसी को कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा गया है, ठीक है। इट वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ सोवियत यूनियंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1928 से 33 तक का समय उसका जो ड्यूरेशन था, ठीक है। फ्रॉम 1929 पार्टी फोर्स्ड ऑल द पीजेंट्स, इसके बाद से पार्टी जो है यहाँ पे पीजेंट्स को ज़बरदस्ती फोर्स करते थे टू कल्टिवेट ऑन कलेक्टिव फार्म्स, जिन्हें कोलखोज कहा जाता था। ज़्यादातर जो ज़मीन थी, इम्प्लीमेंट्स थे, वो कह रहे देवर ट्रांसफर टू ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। पीजेंट्स इन ज़मीनों पे काम करते थे और जो प्रॉफिट निकल के आता था उसको शेयर कर दिया जाता था, ठीक है। अब आते हैं, सवाल ये होना चाहिए कि भाई आखिर कलेक्टिवाइजेशन को इम्प्लीमेंट क्यों किया गया, क्यों लाया गया। तो इसके लिए क्या पर्पस थे, 4 पर्पस बताए गए। पहला, टू इंक्रीज फूड सप्लाई फॉर सिटीज़ एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। सेकेंड, टू एलिमिनेट क्लास ऑफ वेल्दी फार्मर्स, जिन्हें कुल्लाक्स कहा गया है। थर्ड, टू मेक एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट, ठीक है। लास्ट है टू ऑब्टेन फंड्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बाय टैक्सिंग फार्मर्स, ठीक है। लास्ट आते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। तो 3 कॉन्सिक्वेंस बताए गए। पहला, मिलियन ऑफ स्मॉल फार्मर्स डाइड इन फेमाइन। दूसरा, मिलियन ऑफ स्मॉल फार्मर्स वर किल्ड एंड इम्प्रिजन्ड। थर्ड, पीजेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, डिसरप्शन देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में, ठीक है। लास्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रेवोल्यूशन की वजह से जो कई सेंचुरीज़ का जो रशियन इम्पीरियल रूल था वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, दिस रेवोल्यूशन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट यूएसएसआर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तीसरी बात, रेवोल्यूशन की वजह से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। चौथी बात, एक कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, ठीक है। पांचवी बात बताई गई है आपको कि इस रशियन रेवोल्यूशन ने इंडियन लीडर्स को और इंडियन नेशनल मूवमेंट को इंस्पायर किया, ठीक है। इसके बाद बोल्शेविक्स, अगला इम्पैक्ट जो है, इन्फ्लुएंस है, बोल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। बोल्शेविक्स ने एक कॉमिंटर्न नाम का इंटरनेशनल यूनियन बनाया। और लास्ट में इस रेवोल्यूशन की वजह से रशिया जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिमूव हो गया, हट गया, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप बता सकते हैं, ठीक। लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि जो रशियन रेवोल्यूशन है उसके मेन कॉजेज़ क्या थे, तो वो आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताए गए हैं, ठीक। पहला है मिजरेबल कंडीशन ऑफ रशियन फार्मर्स। दूसरा, पुअर कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तीसरा, ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ टसार निकोलस II, ठीक है। अगला है जो टीचिंग्स थे अर्ली सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स वगैरह की, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, ठीक है। 1905 का जो रेवोल्यूशन था उसका एक इंपॉर्टेंट रोल था। और रशिया का जो पार्टिसिपेशन था वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाती है और सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे टसार और गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये सारे डिफरेंट कॉजेज़ हैं रशियन रेवोल्यूशन के। चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर नाउ।